हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भूमाराम और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे प्रोनाउन पर आधारित वीडियो है। यदि अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। हम यहाँ देखने वाले हैं प्रोनाउन। इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी वे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर इंग्लिश परिभाषा की बात करें तो द वर्ड which is used in place of a noun to avoid its repetition is called pronoun। यानी द वर्ड यानी वह शब्द विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन यानी संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी नाउन का बार बार प्रयोग होता है, उसको रोकने के लिए हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे वाक्य है राम इज प्लेइंग हॉकी राम इज अबाउट टू विन। राम इज प्लेइंग हॉकी, राम हॉकी खेलने जा रहा है। ही इज अबाउट टू विन, वह जीतने वाला है। अब हम जो राम शब्द लिखा है इस राम शब्द की जगह हम ये राम जो है प्रॉपर नाउन है तो इसकी जगह हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं ही, ताकि इसकी जो रिपीटेशन है उसको रोक सके। बार बार राम लिखने की जगह हम इसकी जगह जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे इस शब्द को रोकने के लिए। प्रोनाउन का प्रयोग बार बार रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब प्रोनाउन जो होते हैं PRONOUN, प्रोनाउन जो होता है, अब हम पहला जो प्रोनाउन है वो करेंगे जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये जो शब्द है पर्सन यानी होता है व्यक्ति, पर्सनल यानी होता है निजी। तो वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव
केस और पजेसिव केस। तो यहां पर जो शब्द लिखा है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का मतलब वे शब्द जो मुख्य क्रिया से पहले आते हैं, वे शब्द जो मुख्य क्रिया से पहले आते हैं वे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वे शब्द है जो मुख्य क्रिया के बाद लिखे जाते हैं, और पजेसिव केस वे हैं जो नाउन से पहले लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग जो होता है वो नाउन से पहले होता है, जबकि इनका प्रयोग ये मुख्य क्रिया से पहले और इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद होता है। सब्जेक्टिव यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी होता है कर्म कारक, और पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। ये जो है काम किसने किया उसके बारे में बताता है। ये काम का जो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा उसके बारे में बताता है, और ये किस व्यक्ति का संबंध है किसी दूसरे से ये बताता है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम बोल सकते हैं स्पीकर, यानी बोलने वाला व्यक्ति। मान लो कि मैं अपने लिए मैं बोलूंगा तो मैं खुद के लिए क्या कहूंगा, आई। मैं खुद के लिए क्या कहूंगा, आई। अगर इसका हम बहुवचन की बात करें तो इसका बहुवचन हो जाएगा वी, जिसे हम कहेंगे हम। मान लो कोई व्यक्ति अकेला है तो वो कहेगा आई, और अगर दो या दो से ज्यादा है तो कहेंगे वी, यानी हम। अब ये दोनों शब्द जो हैं वो फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर अपने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट जो हैं की जगह आएंगे, मतलब मुख्य क्रिया से पहले लिखे जाएंगे ये शब्द, इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब आई का अगर मुख्य क्रिया के बाद लिखना होगा तो हम लिखेंगे मी। मी यानी क्या होता है, मुझे। तो मुख्य क्रिया के हमें बाद में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा मी, और मी का बहुवचन जो है प्लूरल हो जाएगा हमें, यानी सबका अपना एक सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब जो नाउन से पहले है, अगर संबंध बताना है कि ये मेरा है तो हम लिखेंगे माई, यानी मेरा। लेकिन दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अपना संबंध बताएंगे उससे तो वे लिखेंगे आवर, आवर यानी हमारा। वे आवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और जो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सुनने वाला व्यक्ति, जिसको हम लिसनर कहेंगे, सुनने वाला व्यक्ति। अब सुनने वाला व्यक्ति अपने के लिए यूज करेगा यू। अब यू को मतलब होता है तुम। ये मुख्य क्रिया से पहले आएगा तो यू का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के बाद आएगा तो यू, लेकिन उसे हमें हिंदी में कह सकते हैं तुम्हें। इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और नाउन से पहले आएगा योर, तुम्हारा। इसका प्लूरल जो है बहुवचन भी यू, जिसे तुम या तुमने कह सकते हैं। यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्लूरल यू होगा, मतलब तुम्हें। और योर का जो प्लूरल होगा बहुवचन वो होगा योर, तुम्हारा। इनसे पूर्व नाउन आना चाहिए। ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं माई, ओवर, योर, इनसे पहले नाउन आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जो नॉन एक्टिव है, जो हमारे सामने सक्रिय नहीं हो। अब इसमें भी जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा
जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला जेंडर है मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, कॉमन यानी उभयलिंग और न्यूट्रल यानी नपुंसकलिंग। अब जो हम थर्ड पर्सन के लिए जो ही वाली पंक्ति लिखेंगे, ही, हिम, हिज, ये मैस्कुलिन है। और स्त्रीलिंग के लिए सी जो हम लिखेंगे, सी, हर। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को बताते हैं, जैसे दे, ये प्लूरल भी है, ये कॉमन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए बताते हैं। इट, ये है न्यूट्रल जेंडर जो नपुंसकलिंग के बारे में बताते हैं। अब थर्ड पर्सन में सबसे पहले मैस्कुलिन है ही, जिसको हम कहेंगे वह या उसने। फेमिनिन जेंडर के लिए सब्जेक्ट केस में हम लिखेंगे सी यानी वह या उसने। अगर लड़का है तो हम करेंगे यूज ही, लड़की है तो सी। और यदि कोई छोटा बच्चा है या फिर न्यूट्रल जेंडर है तो हम यूज करेंगे इट। अब इनका जो प्लूरल होगा वो होगा दे यानी वे। कहने का तात्पर्य है ही का प्लूरल होगा दे, सी का भी प्लूरल होगा दे और इट का भी प्लूरल होगा दे। सबका अपना एक प्लूरल होगा। ही का ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य क्रिया के बाद अगर लिखना है तो हम लिखेंगे हिम यानी उससे। अगर सी जो फेमिनिन जेंडर है उसको एमवी के बाद लिखना है तो हर यानी उससे। और न्यूट्रल जेंडर को मुख्य क्रिया के बाद में एमवी के बाद लिखना है तो इट लिखेंगे। और दे का जो अगर हमें एमवी के बाद लिखना है तो हम लिखेंगे देम, उन्हें। मतलब ही का प्लूरल देम, सी का प्लूरल देम और इट का प्लूरल भी देम होगा। अगर संबंध बताना है तो हिम का जो ही का है वो हिज हो जाएगा उसका के लिए। और फेमिनिन जेंडर के लिए अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हो जाएगा सी, उसकी। न्यूट्रल जेंडर है तो इट यानी इसका, इसकी या इसके हो जाएगा। और बहुवचन हो जाएगा देयर, देयर यानी उनका, उनकी, उनके। तो हिज का प्लूरल देयर, हर का प्लूरल देयर और इट का प्लूरल देयर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्टिव मी, पॉसेसिव माई, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये है स्पीकर अपने लिए यूज करता है इन शब्दों को। यदि एक व्यक्ति हो तो आई, मी, माई और दो या दो से ज़्यादा हो तो वी, अस, आवर। अगर आई एक है तो वी बहुवचन के लिए, ये मुख्य क्रिया से पहले। मुख्य क्रिया के बाद मी तो बहुवचन अस और ये संबंध बताने के लिए इनके बाद नाउन आता है। उसी प्रकार से यू का प्लूरल यू होगा, एक है तो यू और ज़्यादा है तो भी यू। ये एम बी से पहले। मुख्य क्रिया के बाद लिखना हो तो यू का यू जो है हम मुख्य क्रिया के बाद लिखेंगे। और योर का क्या होगा? योर। ही जो मैस्कुलिन है, एक वचन है, मान लो दो लड़के हैं तो ही, तो एक लड़का है तो सॉरी एक लड़का है तो हम ही, लेकिन एक से ज़्यादा लड़के हैं तो हम यूज करेंगे दे। अगर एक लड़की है तो सी और दो या दो से ज़्यादा लड़कियां हैं तो यूज करेंगे दे। अगर एक कोई जानवर है या निर्जीव चीज़ है तो इट और दो या दो से ज़्यादा है तो दे। उसी प्रकार से ये थे मुख्य क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं, ये मुख्य क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं।
ये मुख्य क्रिया के बाद यूज होंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर में हिम, अगर एक लड़का है तो, और दो या दो से ज़्यादा है तो देम, लड़की एक है तो हर इस यूज होगा मुख्य क्रिया के बाद। उसके लिए बहुवचन है, दो या दो से ज़्यादा है तो देम यूज करेंगे। इट जो है यूज करेंगे, एक निर्जीव चीज़ है तो मुख्य क्रिया के बाद, तो इसका बहुवचन हो जाएगा देम। अधिकार बताने के लिए एक लड़का है तो उसके के लिए यूज करेंगे हिज। एक लड़की के लिए हर, नपुंसकलिंग हो तो इट, तो हिज का बहुवचन हो जाएगा देयर। दो या दो से ज़्यादा है उनका है तो देयर। हर का बहुवचन देयर और इट का बहुवचन भी देयर हो जाएगा। अगर मैं यूज करूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं सुरेश, तो मैं सुरेश की जगह कौन सा शब्द यूज करूंगा? ही। मुख्य क्रिया से पहले है तो क्या यूज करूंगा? ही। और मुख्य क्रिया के अगर बात है तो हम यूज करेंगे हिम। अगर सीता है, वो अगर मुख्य क्रिया से पूर्व है, एमवी से पूर्व है तो यूज करेंगे सी। और मुख्य क्रिया के बाद है तो यूज करेंगे हर। यह है मुख्य क्रिया से पहले तो सी, मुख्य क्रिया के बाद है तो हर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कैट शब्द है तो कैट के लिए मुख्य क्रिया से पहले क्या यूज करेंगे? इट। मुख्य क्रिया से पहले और बाद में भी इट। अगर नाउन आ गया वाक्य में तो नाउन से पूर्व हम जो है यूज करेंगे पॉजेसिव केस। नाउन से पहले पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ एम भी होती है मुख्य क्रिया, उससे पहले हमेशा प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्टिव केस, और मुख्य क्रिया के बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव। अगर वाक्य है मी गेव ही अ पेन, क्या ये वाक्य सही है? इस वाक्य को, ये वाक्य गलत है। क्यों है? क्योंकि ये रही मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले हम मी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? हमें आई। और ये मुख्य क्रिया के बाद हम हिम का यूज नहीं कर सकते। हिम की जगह यूज करना पड़ेगा, ही की जगह यूज करना पड़ेगा हिम। ही का यूज हम नहीं कर सकते, तब वाक्य अपना सही हो जाएगा। अगर वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए, PREPOSITION, अगर प्रीपोजिशन आ जाए जैसे विद, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के अगर बाद हमें यूज करना है तो या तो यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लो प्रीपोजिशन है, जैसे ये विद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आगे आने वाले शब्द से तुरंत बाद अगर नाउन आ गया तो हम यूज करेंगे पॉजेसिव केस। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव किस यूज होगा? अगर कभी लिखा हुआ आएगा वाक्य में इन आई, राम इज एवरीवेयर, इस वाक्य में इन क्या है? प्रीपोजिशन। इनके बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। आई का क्या लिखेंगे? मी। आई की जगह हम मी का प्रयोग करेंगे पॉजेसिव केस में। अगर एक वाक्य में लिखा हुआ है आई
he and you helped me. तो इस वाक्य में क्या समस्या है? देखो, इस वाक्य में हेल्प की, मान लो किसी ने हेल्प की तो अच्छा काम किया, गुड एक्ट है या बैड एक्ट है? तो गुड एक्ट हुई ना, यहाँ बैड एक्ट नहीं है। गुड एक्ट के लिए हम 1, 2, 3 और 1 इस तरीके से प्रोनाउन यूज करेंगे। सर्वनाम जो प्रोनाउन है वो 2, 3 और 1 इस क्रम में यूज करेंगे। जबकि बैड एक्ट हो तो बैड एक्ट में हम 1, 2 और 3 सर्वनाम को इस प्रकार से यूज करेंगे। अगर मान लो अच्छा काम हो और मैं अपने को पहले ले लूँ तो ये तो क्या हुई, ईगो की बात हो जाएगी कि इसमें ईगो ज़्यादा है। इसलिए हम सामने वाले को बात सेकंड पर्सन पहले इस यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर बाद फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। लेकिन अगर बैड एक्ट की है, अगर मैं सामने वाले की बात करूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस पर गिल्ट, दोष लगा रहा हूं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले खुद पर दोष लगाएंगे, फिर सामने वाले को कहेंगे और फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। तो इस वाक्य में हेल्प किए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू, ही एंड आई। यू जो है वो आई की जगह, ही को अपने जगह रखेंगे एंड जो है यू की जगह आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है गुड एक्ट है। अब गुड एक्ट है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। जैसे यू, ही एंड आई ब्रोक द विंडो। तुमने, उसने और मैंने जो है खिड़की तोड़ी। अब खिड़की तोड़ने का काम क्या हुआ, गिल्ट, दोष लगाना। पहले दूसरों पे दोष क्यों लगाएंगे, है ना, तुम पर। तो उसके लिए जो है गिल्ट, ये दोष लगाने का काम हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाक्य में आई, उसके बाद यू एंड ही ब्रोक द विंडो। वाक्य में हम यूज ऐसे करेंगे। ये वाक्य गलत है, इस वाक्य को सही माना जाएगा। अगर वाक्य में आ गया यू, ही एंड आई, यू और ही हमेशा इसी क्रम में रहेंगे, साथ रहेंगे। यू, ही, ये हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए यू एंड ही की जगह सी आ जाए तो सी लिखेंगे। कंप्लीटेड, माई लिखूं, योर लिखूं या आवर होमवर्क लिखूं। देखो इस वाक्य में आई आया हुआ है ना, जब आई आए तो हम माई नहीं, योर नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे, पजेसिव केस ओवर लिखेंगे। जब भी आई आएगा साथ में तो ओवर लिखेंगे। मान लो यहाँ आई नहीं हो तो सेकंड लिख सकते हैं योर, ठीक है। अगर यू भी नहीं हो, अगर वाक्य में ही या सी हो तो हम लिखेंगे देयर। दो होते ही, अगर
दो व्यक्ति आए हुए हैं, दो से ज़्यादा है और उसमें आई लिखा हुआ है तो उसमें पजेसिव केस ओवर आएगा। अगर आई नहीं है तो सेकंड हम प्रायोरिटी देंगे योर को, और आई अगर और यू नहीं है तो हम यूज करेंगे देयर को। अब हमारे सामने एक प्रश्न जो पर्सनल प्रोनाउन है इट। इट का प्रयोग होता है टाइम, मंथ, ईयर या सीजन बताने के लिए। जैसे इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। इट इज मे, इट वॉज 1947, it was summer। या सब्जेक्ट जो होता है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। सब्जेक्ट कौन था, काम किसने किया था, हिंदी में कहेंगे ही के अर्थ में। ही के अर्थ में हम जो है इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट वॉज आई, मैं ही था, इसको हम क्या कहेंगे, मैं ही था। इस यूज में जो है इट का यूज किया जाएगा। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहला नंबर हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। रिफ्लेक्सिव यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये कौन कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ, इसमें सेल्फ लगेगा। अब माई का बहुवचन होता है आवर, तो सेल्फ के पीछे एफ को हटा के हम VES लगा देंगे। अब योर सेल्फ इसका बहुवचन बनाना है तो सेल्फ एफ को हटा के VES लगा देंगे। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और क्या होता है इट सेल्फ। ये स्पीकर अपने लिए यूज करता है, ये लिसनर यूज करता है, और ये स्पीकर के लिए यूज किए जाते हैं, ये लिसनर यूज करता है, और ये है नॉन एक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं। इनका प्लूरल सबका जो है वो एक ही होगा, डैम सेल एफ को हटा के VES लगा देंगे। ये MV के बाद यूज किए जाते हैं। इनका प्रयोग MV के बाद होता है। इनका प्रयोग MV के बाद होता है। ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के यूज आते हैं। जिसमें सेल्फ लगा होता है वो बाद में यूज किए जाते हैं मुख्य क्रिया के, और ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आई हिड, सब्जेक्ट आई है तो हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है तो यूज करेंगे माई सेल्फ।
इन सब का जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा स्वयं या खुद। इन सब का हिंदी अनुवाद जो है वो होगा स्वयं या खुद। यानी माई सेल्फ यानी भी स्वयं, आवर सेल्फ यानी स्वयं, योर सेल्फ यानी स्वयं, योर सेल्फ यानी स्वयं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ यानी स्वयं और देम सेल्फ यानी स्वयं। तो आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपा दिया, मैंने खुद को छुपा दिया। ये रिफ्लेक्सिव केस जो है वो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसका हम क्या करेंगे, जो पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों में पॉजेसिव जो केस है इनके पीछे सेल्फ या प्लूरल होने पर सेल्फ्स लगा देंगे। लेकिन ये पॉजेसिव केस में, अगर थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे। जैसे देखो, माई के पीछे सेल्फ लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है योर, पॉजेसिव के पीछे सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल है तो आवर सेल्फ, एफ को हटा के हम VES लगाएंगे। थर्ड पर्सन के लिए हिम, हर और इट, इनके पीछे हम सेल्फ लगा देंगे, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस के पीछे हमने सेल्फ लगा दिया। और देम है ना, देम के पीछे हम सेल्व्स लगाएंगे, क्योंकि एफ को हटाकर हम क्या करेंगे, VES लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव केस के बाद में आता है इम्पैटिक केस, EMPHATIC, इम्पैटिक केस, इम्पैटिक प्रोनाउन। तो अभी तक हमने 3 प्रोनाउन देखे, 2 प्रोनाउन देखे, ये तीसरा है। सबसे पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला जो हमने प्रोनाउन देखा था वो था पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला जो प्रोनाउन था वो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने जो देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने देखे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब हम देखने जा रहे हैं इम्पैटिक प्रोनाउन। तीसरा है इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, माई सेल्फ का प्लूरल है आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ का प्लूरल है योर सेल्फ्स। तो रिफ्लेक्सिव और इम्पैटिक में क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखेंगे। और अगर आवर सेल्फ जो है, आवर सेल्फ्स प्लूरल हो गया माई सेल्फ का, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ का योर सेल्फ हो गया, ये मैंने ऐसे लिख दिया। हिम सेल्फ, हर सेल्फ या इट सेल्फ, इनका प्लूरल हो जाएगा देम सेल्व्स। स्वयं या खुद, इनका हिंदी में सेम रहेगा। अब दोनों में डिफरेंस देखो, एक तरफ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक तरफ है इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक को कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम
और रिफ्लेक्सिव कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखो ये है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद अगर वो शब्द जुड़ता है जिसमें सेल्फ हो तो हम इनको कहेंगे इम्पेरेटिव प्रोनाउन। लेकिन यदि एमवी के बाद में सेल्फ जुड़ता है तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एक वाक्य हमने देखा था, आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपा लिया। दूसरा वाक्य, आई माई सेल्फ हिड, मैं खुद छुप गया। आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपा दिया। ये है रिफ्लेक्सिव। इसमें माई सेल्फ दूसरे स्थान पर है, इसमें तीसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है ये हो गया इम्पेरेटिव प्रोनाउन। मैं खुद छुप गया, मैं खुद छुप गया, इम्पेरेटिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है नंबर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं दिस यानी यह, दूसरा होता है दैट यानी वह, तीसरा जो है वो हम ऐसे करेंगे, दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज, दीज यानी ये, और दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज यानी वे। एक सच यानी ऐसा, एसी और ऐसे, ये हैं संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये जो शब्द है ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे। जैसे दिस, दिस का प्रयोग, दिस जो है सिंगुलर है, एक वचन है, और ये नज़दीक वाली चीज़ बताता है, नियरनेस को बताता है, सिंगुलर और नज़दीक। दिस के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे दिस इज अ पेन। अगर हमें दूरी बतानी हो तो दिस की जगह यूज करेंगे दैट इज अ पेन। ये बताता है नियरनेस, ये बताता है फारनेस, ये पास में है तो, ये दूर है तो। अगर इनके तुरंत बाद में अगर नाउन आ जाए तो, अगर बाद में नाउन आ जाए तुरंत बाद में, तो ये जो हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं, विशेषण का काम करते हैं। लेकिन अभी तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए प्रोनाउन का काम करेंगे। अगर हमने इनका लिख दिया दीज यानी ये, दीज आर पेन्स, ये बहुत सारे पेन हैं, ये नियरनेस बताता है, नज़दीक। फार के लिए हम यूज करेंगे दोज आर पेन्स, वे पेन्स है, और सच इज माई पेन, ऐसा है मेरा पेन। ये सच जो है वो ऐसा के लिए यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले। उसके बाद है प्रोनाउन नंबर 5 indefinite pronoun। indefinite pronoun अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो डेफिनेट नहीं है। इन यानी नहीं
और डेफिनेट यानी निश्चित, जो निश्चित नहीं है वो। देखो याद करने के लिए सेना OBT, समवन और समबडी और समथिंग, समवन, समबडी और समथिंग, ऐसे एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। फिर नो वन, नो बडी और नथिंग, एनी वन, एनीबडी और एनीथिंग। मैं सारे शब्द यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले है समवन, समवन, वे समबडी, समबडी, फिर समथिंग। ये एस से बन गया। अब ई से बन गया एवरी वन, एवरीबडी और एवरीथिंग। ये ई से बन गया एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। अब एन से क्या बनेगा? नो वन, या हम इसको नन ऐसे भी लिख सकते हैं, या नो बडी, इसको हम शामिल लिखेंगे, नो बडी और नथिंग। ये एन से बन गया SEN। अब हमारे पास बचा है ए से एवरी वन, एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग। देखो एनी वन, एनी बडी और एनी थिंग। ये क्या हो गया? सम वन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी और नथिंग। उसके बाद एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग। तो सेना OBT से बना। समवन यानी कोई, समबडी यानी भी कोई और समथिंग यानी कुछ। एवरीवन यानी सभी, एवरीबडी यानी सभी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब कुछ। नो वन या नथिंग यानी कोई नहीं, कोई नहीं। नोबडी यानी भी कोई नहीं और नथिंग यानी होता है कुछ नहीं। एनी वन यानी एनी वन और एनीबडी कोई, और एनीथिंग यानी कुछ। जो सम शब्द है, ये सम और ये एनी, सम ये पॉजिटिव वाक्य में, ये अफर्मेटिव वाक्य में प्रयोग होगा। अफर्मेटिव, ये जो 4 शब्द लिखा है, ये कोई की स्पेलिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, जबकि एनी शब्द का भी कोई अर्थ होता है। इनका प्रयोग होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रयोग। कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे somebody is running, कोई दौड़ रहा है। अगर नॉट लगाना हो, जैसे मुझे यहाँ नॉट लगाना हो, तो मुझे सम को हटाकर क्या लगाना पड़ेगा? एनी।
तो ये इनडेफिनेट यानी निश्चित नहीं होते हैं ऐसे प्रोनाउन है। तो अभी तक हमने जो है 5 प्रोनाउन देखे। इनडेफिनेट के बाद छठा प्रोनाउन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम, विभाग सूचक या विभागवाचक सर्वनाम। ये प्रत्येक के होने का बोध करता है, प्रत्येक के अलग अलग होने का बोध करता है। इसमें जैसे देखो, जैसे नी इन से बना, ठीक है, एन से नाइदर, ई से ईच, ई से एवरी और ई से आइदर। तो 4 शब्द है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और इन चारों के बाद आना चाहिए ऑफ, और इनके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। जैसे नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं, और आइदर यानी दोनों में से कोई एक। नाइदर यानी 2 जने हैं, दोनों में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। जबकि आइदर का है, ये दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों में से एक। ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। अब देखो, नाइदर ऑफ the 2 boys, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये the 2 boys जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है नाइदर के हिसाब से लगाएंगे इज। तो नाइदर, ईच, एवरी और आइदर, इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, दो लड़कों में से कोई जो ना, दोनों में से कोई नहीं है। माई ब्रदर यानी मेरा भाई, दोनों में से कोई नहीं है। ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव सेंस देता है, दोनों में से कोई एक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो है नाइदर, एवरी, ईच और अदर, ईच और आइदर। तो नाइदर, ईच, एवरी और आइदर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो अलग अलग बात बताता है। जैसे मैं इसी वाक्य को कहूँ, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज इज माई ब्रदर, दोनों में से कोई मेरा भाई नहीं है। इसकी जगह मैं अगर यूज करूँ आइदर, तो अर्थ हो जाएगा दोनों में से कोई एक जो है वो मेरा भाई है, दोनों में से कोई एक मेरा भाई है। अगर वाक्य में आ गया ईच बॉयज एंड गर्ल्स, अब आर या इज हियर, अब ईच आते ही क्या करेंगे हम, इज आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं। उसके बाद में नंबर 7, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो WH वर्ड है ये WH होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट, आर यू डूइंग। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया।
अगर WH वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये WH वर्ड जो होते हैं जैसे हु, विच, हुम, व्हाट, हुज, व्हेन, व्हाई, वेयर जो भी है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे हु, विच, हुम, व्हाट, हुज इत्यादि। ये जो WH वर्ड होते हैं इन WH वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। उसके बाद में है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम, सबसे पहले देखो संबंध सूचक सर्वनाम ये रिलेट करते हैं, संबंध बताते हैं, प्लस कंजंक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ये दो सेंटेंस को कंजंक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उनके बीच में संबंध भी बताते हैं। रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से देखो, पहला हु, दूसरा विच, तीसरा हुम, चौथा व्हाट, पांचवा हुज, छठा दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, सबसे पहला है हु। अब रिलेटिव प्रोनाउन में इनका अर्थ हो जाएगा जो या जिसने। इसका जो फॉर्मूला होगा इसमें मनुष्य का नाम आना चाहिए, मनुष्य का नाम यानी नाउन। नाउन कैसा होना चाहिए, एक्टिव नाउन आना चाहिए, एक्टिव नाउन आना चाहिए। उसके बाद हु लगेगा और हु के बाद में HV यानी हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, नहीं तो मैन वर्ब होने चाहिए या फिर मॉडल्स होने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड या इज, आर, एम, वॉज, वर या हैज, हैव, हैड इत्यादि। मैन वर्ब गो, प्ले, सिट, रन, स्टैंड या मॉडल्स कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड और मस्ट। ये सब होना चाहिए। पहले हु से पहले मनुष्य का नाम, फिर एच हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या मॉडल्स होंगे। ये रिलेट करेंगे जैसे ही वॉज राम, हेल्प मी। अब यहाँ कौन सा यूज करेंगे, देखो राम एक्टिव है और फिर MP है तो हम यूज करेंगे हु। ही वॉज राम, वह राम था जिसने मेरी मदद की। नेक्स्ट है विच। विच का प्रयोग होगा जब कर्ता नॉन एक्टिव हो, मतलब निर्जीव हो, जानवर हो सकता है, मनुष्य नहीं हो। उसके बाद में विच आएगा अगर HV, MV या मॉडल्स आ गया तो विच का हिंदी अनुवाद होगा जो या जिसने। लेकिन अगर ये नॉन एक्टिव जो है सब्जेक्ट आ गया और विच के बाद में अगर प्रोनाउन आ गया तो विच का मतलब होगा जिससे। जैसे आई हैव अ पेन
फ्रॉम मार्केट। आई हैव अ पेन, पेन नॉन एक्टिव है इसलिए हम क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे। मेरे पास एक पेन है जिसे मैंने बाजार से खरीदा। ये देखो, ये इस पेन का इस पूरे दूसरे जो वाक्य है इनसे पूरे से रिलेट बताता है, संबंध बताता है। नेक्स्ट है whom, whom नहीं होता है जिससे। अब जैसे कोई मनुष्य का नाम आ गया या सब्जेक्ट एक्टिव हुआ तो हम whom लगाएंगे और whom के बाद प्रोनाउन आना चाहिए। I met a boy, boy एक्टिव है, whom यानी जिससे, you knew जिसे तुम जानते थे। अब whom के बाद क्या आ गया, प्रोनाउन। ये इसका और इसका रिलेट करता है ये शब्द। नेक्स्ट है what, what का मतलब होता है जो। ये MV से पहले आता है, ठीक है, ये जो का अर्थ देता है, ठीक है। सॉरी, MV के बाद वर्ड का प्रयोग होगा, MV के बाद वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे डू आई से, वही करो जो मैं कहता हूँ, MV के बाद इसका यूज होगा। दैट, दैट का मतलब होगा जो या जिसने, जो या जिसने। अब इसमें जो है दो नॉन एक्टिव करता होना चाहिए, दो नॉन एक्टिव प्लस एक्टिव दोनों करता होना चाहिए तो दैट आएगा। जैसे राम एंड हिज कैट, राम और उसकी बिल्ली जो, आयशा मैंने देखी, वर देयर वहाँ थे। तो दैट से पहले दो करता है तो दैट आएगा। दूसरा दैट का यूज होगा वो सुपरलेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आएगा। जैसे द बेस्ट, जैसे 3 डिग्री होती है, जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, इसके बाद दैट लगेगा। जैसे he is the best boy that came here। द बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके बाद में दैट आएगा। नेक्स्ट है सेम, ऑल, नन, नथिंग, नोबडी। ऐसे शब्द अजय तो इनके बाद हम दैट लगाएंगे। जैसे दैट वॉज द सेम गर्ल जिससे आई मेट, मैं मिला। तो द सेम शब्द आ गया इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे दैट। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। जैसे वॉट के बाद अगर ए आ गया या एन आ गया
तो इससे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट अ नाइस पेन, कितना बढ़िया पेन है। व्हाट ए, व्हाट के बाद ए या एन आने पर, जैसे व्हाट एन आइडिया, ये व्हाट एन आ गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये शायद हमारे पास 8 प्रोनाउन था। नंबर 8 एक्सक्लेमेटरी। 9वां इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल अव्यक्तवाचक सर्वनाम। अव्यक्तवाचक सर्वनाम। अव्यक्तवाचक सर्वनाम 2 ही होते हैं। पहला होता है इट और दूसरा होता है देयर। जैसे अगर आ गया इट इज अ पेन, ये इम्पर्सनल है, अव्यक्त। इसमें कर्ता, जैसे ये पेन है, ये डमी सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट हमेशा डमी सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट का स्थान भरता है। जैसे इट इज संडे, रविवार है, ये इम्पर्सनल है। एक और उदाहरण देखते हैं इम्पर्सनल का। जैसे देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, तो मेरी जेब में एक पेन है। देयर का कोई हिंदी अनुवाद नहीं होगा, इसलिए इम्पर्सनल है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। ये 2 प्रकार के। पहला है ईच अदर, ये 2 व्यक्तियों के लिए यूज होता है। हिंदी अनुवाद होगा आपस में, 2 व्यक्तियों के लिए। और 2 से ज़्यादा हो तो हम ये 2 जो है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर यानी 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा आपस में के अर्थ में। और ज़्यादा है तो वन अनदर, ये 2 से ज़्यादा है तो हिंदी अनुवाद होगा आपस में। जैसे दे बोथ fought with each other, वे दोनों एक दूसरे से आपस में लड़े। एक दूसरे से या आपस में लड़े। अगर बोथ को हटा दे तो हम यूज करेंगे वन अनदर। तो ये थे सर्वनाम। तो सर्वनाम वे शब्द है जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने जहाँ तक जानकारी आपको जो दी, अगर वो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो हैं वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। थैंक यू।